But the irony is that you will never get a decent target in warfare. ये तो आप स्टैटिक जितनी मर्जी गोलियां चला लो, जितना मर्जी फन्ने खा बन जाओ फायरिंग रेंज पे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया मेरा निशाना ये है, दैट डजंट काउंट. मुद्दा ये ऑपरेशन में जब बंदा आया तो तुमने उसे ठोका या नहीं ठोका. दिस इज पेट्रियोटिज्म. कि अगर कोई तुम्हें बोले कि आई विल किल यू फॉर योर नेशन, यू शुड बी विलिंग एंड सेइंग यस आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ फॉर द नेशन. यहाँ पे तो बिल्कुल वो सब्जी मंडी खोल ली थी वहां पे. तो जब जसवंत सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सब्जी मंडी खोल ली थी वहां पे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे. एंड उसी दौरान जब स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा सर की वाइफ आई और बताया कि जवान भी इतने शहीद हुए, अफसर भी शहीद हुए, उनका क्या, ये बेशर्मों की तरह निकल गए वहां से. सेल्फिश एटीट्यूड नहीं चलेगा. आई एम वेरी एंग्री बिकॉज IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑफ पवन, इतने शहीद हुए, आज तक उनका जिक्र नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? रातों रात 50-50, 60-60 कैजुअलिटीज हो रही थी. ना उनके पास मैप था, ना इंटेलिजेंस थी, और दे वर मैसेक्रेड, दे वर मार्टियर्ड. उनका मुझे बताओ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के सोल्जर्स का मेमोरियल कहां पे है आज की तारीख में? तुम सब बातें करते हो पेट्रियोटिज्म, कंट्री, मेरी आर्मी, कहां है? वेयर इज ऑल दिस? ऑनलाइन कैमरा क्या मिल गया, गोप्रो क्या मिल गया, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके कुछ भी डालते रहोगे. टॉक अबाउट मैटर्स व्हिच हैव सिग्निफिकेंस. कल की तारीख में खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन ने आपको पकड़ लिया, आर यू रेडी टू गिव अप योर लाइफ फॉर योर नेशन? दैट इज वेयर योर पेट्रियोटिज्म विल काउंट. IC-814 की जो सीरीज आई थी, आई वाज वेरी अपॉल्ड. मेरे पुराने घाव दोबारा ताजे हो गए कि यार, आई मीन उस टाइम पे भी आई वाज आर्ग्यूइंग विद माय फादर कि पापा दे शुड नॉट नेगोशिएट विद द टेररिस्ट्स. अब वही मसूद अजहर को छोड़ने के बाद पुलवामा हुआ और रोज बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं. अब IC-814 की सारी फैमिलियां कहां गई? आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई फैमिली फॉर द नेशन एंड आई मीन इट व्हाट आई से, एंड आई से व्हाट आई मीन. मैं ये टाइम पास नहीं करने आया. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, फॉर हिम आई वुड प्राइमरीली लाइक टू थैंक माई सब्सक्राइबर्स. आप लोगों ने उनकी डिमांड करी, और शायद मैंने ये पॉडकास्ट में भी सर से बात करी है कि शायद आप लोगों की जबान पे सरस्वती थी उस टाइम पे. बाय गॉड्स ग्रेस आई कुड हैव हिम ऑन माई शो फॉर यू पीपल. मेजर समरतूर इन द हाउस. सो यस, यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट्स ऑफ हिम. अभी तक आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हुए हैं, बट इतना मान के चलिए कि अभी इस पॉडकास्ट में जो आप चीज़ें सुनेंगे वो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी. ऑफ कोर्स उनके ऊपर एक मूवी आ रही है विच विल बी मेड बाय जॉन अब्राहम हिमसेल्फ. विल टॉक अबाउट द मूवी, विल टॉक अबाउट हिज इंटेंस एक्सपीरियंसेस. उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेजर तूर ने और कहीं नहीं करी है, जो आपको सिर्फ इस एपिसोड में सुनने को मिलेंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ रॉकिंग पॉडकास्ट. That's her podcast. 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 Very warm welcome to the show, sir. I'm honored and privileged to have you here. You won't believe one of our subscribers, उन्होंने mention किया कि call समरतूर. पता नहीं उस टाइम पे शायद से लक्ष्मी बैठी थी उनकी जबान पे या क्या तथास्तु हो गया, एंड वॉला वी हैव मेजर समरतूर ऑन आवर शो. Thank you नेहा. Jai Hind to all the viewers, and I'm very honored and privileged to be here on your invite. And I liked your one fact that you believe in destiny, because the moment, the way you left a message randomly on LinkedIn with the expectation कि शायद कब देखें, क्या पता देखें भी या नहीं देखें. So I could actually read your conversation, and I could actually in my mind portray and make a psychological sketch of your mindset, that you do believe in miracles and you don't have that give up attitude, and you like let's do this, dekhte hain kya hota hai. So Right. I was very glad that people like you still exist and are going headstrong for what they like. Thank you so much, sir. See, miracles do come true. You are here. It's happening. It's happening. Good. What else can I ask for? But I can ask for आपकी जर्नी के बारे में. So
आपके इतने ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस रहे हैं. ऑफ कोर्स वील टेक द व्यूअर्स थ्रू ऑल दोज एक्सपीरियंसेस, बट वील बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. आर्मी का थॉट कहाँ से प्लांट हुआ? मतलब आपको, मतलब यू ग्रू अप थिंकिंग अबाउट आर्मी के नहीं मेरे को तो बड़े होके आई हैव टू बी अ सोल्जर, और इट जस्ट हैपेंड वन डे? See, I'm the third generation, or you can say Okay. fourth generation Oh, wow. army personnel in my family. So my great grandfather was Sardar Bahadur Sudh Singh. So he Wow. fought in World War II and he was martyred in Tunisia. That's a place next to Libya in Africa. Okay. So then my grandfather joined the Royal Indian Air Force in 1939. So my grandfather has seen World War II. He has seen 1947. Oh, He's wow. seen 1962. He's seen 1965. He's seen 1971. So probably my grandfather, Warrant Officer Harneek Singh Toor. So he was from the first squadron, also known as the Tigers of the Sky. And he used to work on the fighter jets and all, Sabres and Mercury's, and there were two other classification of fighter jets on which he used to work upon. So he was a qualified engine fitter. So they used to have these courses in which the British officers used to come to India and train them how to maintain the aircrafts and how to fit the engines and everything. So even the campaign in Burma, which took place in World War II, the Arakan Ops. Okay. In that also my grandfather had a critical role in maintaining the bombers and the fighter jets for the British Army. So then the legacy it came. Then my Tayaji joined through IMA, Lieutenant Colonel Jitendra Pal Singh Toor. So he was from 8 Mech. He retired, settled in Canada now, doing well. And then my father is short service commission of SS-31 course. He's 1981 commission. Then I got commissioned in 2011. So in 2010 I joined the training at OTA Chennai. Okay. So my father and I we both have been trained at OTA Chennai. And I was fortunate enough to see mere father ka photo in the OTA museum because he had won the Madras Regimental Medal winner. So that is Wow. best in sports. So that is how I saw his photograph and everything. And eventually, I happened to be part of the academy sports team. So I was a squash player. So Okay. फिर हम IMA गए हेक्सागनल टूर्नामेंट के लिए मिड टर्म ब्रेक में. So whereas जब सारे कैडेट्स अपने घर जाते हैं तो वी वर देयर रिप्रेजेंटिंग द एकेडमी इन IMA देहरादून. Wow. तो वहाँ पे स्कॉश खेलने गए. सो यस प्रेशर रहता है that I have to perform because my ancestors have performed well. My father has performed very well, exceptionally well in his service, retired as a colonel. So एक legacy रहती है. And जब हम छोटे थे तो I studied in Sherwood Nainital. So Field Marshal Sam Manekshaw sir is from Sherwood College Nainital. And then Salman Haider, who was the Foreign Affairs Minister of India, so he's from Sherwood. We have Vivek Mushran, then Dilip Tahil sir, Amitabh Bachchan sir is there. So they have studied from these prestigious institutions. General V.N. Joshi, again a very known and a very popular general of the Indian Armed Forces, who got in a lot of policy changes in the late 80s, early 90s. So and then जब हम छोटे थे तो like my father used to watch movies like Patton हो गया है ना, the movie Patton, Bridge on River Kwai हो गया, The Dirty Dozen हो गया है ना, and then these old World War II movies है ना, Guns of Nevron, Where Eagles Dare, Clint Eastwood की very famous movie. Wow. So these were the action movies जो हम देखते देखते बड़े हुए हैं. And then it is a matter of like great motivation it used to be. And फिर Sherwood में chief guest आते थे तो there used to be military generals. So their aura and उनके साथ जो soldiers fighting fit, and their one glance or glare would be like, यार, there's something different in these guys. And
pure gentlemen and upright, and unka their presence near you used to be like, hi, and we are safe, like we are good, and they were approachable and confidence आता है, you know, that is तभी तभी कहते हैं ना कि जब जंग लगती है तो जब फौज मोबिलाइज करती है तो है ना, गांव-गांव से लोग अपने घर से जितनी भी रोटी बना सकते हैं, फ्रूट्स या पानी ऑफर कर सकते हैं ना, फॉर सोल्जर्स जो जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो वो देते हैं, फिर बच्चे वेविंग आउट टू द आर्मी. सो दी ये जो इंडियन सेंटिमेंट्स हैं, because we have seen tough times, we've been attacked by hostile neighbors इतने सालों से ना, है ना, जो दोनों जो है हमारे hostile neighbors, so it's not worth taking their names, so I usually don't do that. तो so I think the Indian public has really been very appreciative. बहुत ही कदर है उन्हें फौजियों की और एक सिपाही की, और जो हार्डशिप्स जो हम फेस करते हैं डे टू डे डेली लाइफ्स में, तो that is a very motivating factor. In fact, it has been I think since 2014 onwards, since the present government has come. So I'm not publicizing anything, but I'm just saying what I've noticed is that yeah, whenever we go to the airport, wherever we are, you know, moving around, be it in uniform or otherwise, and people get to know that yeah, we in the military, so we get a lot of बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, appreciation मिलती है, support मिलता है. तो उससे बस इतना ही चाहिए एक सोल्जर और एक ऑफिसर को कि यस, कि मेरे देशवासी मेरे साथ हैं और मेरी कदर है उन्हें. एंड बस इतना ही, दिस इज व्हाट मोटिवेट्स सोल्जर, देयर इज नथिंग एल्स वी नीड. तो बहुत अच्छा लगता है. अब पहले क्या था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आर्मी समझ लेते थे, कई लोग पुलिस को भी कहते थे ये भी आर्मी का एलिमेंट है, बट यू नो ओवर द इयर्स द इंडियन पब्लिक को पता लग गया है कि आर्मी क्या है, पैरामिलिट्री सर्विसेज क्या है, और द लेवल ऑफ ट्रेनिंग में क्या क्या फ़र्क होता है, द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स अलग अलग लेवल पे एट अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होता है. तो जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है. सो दैट आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. एंड जब जैसे यूथ अप्रोच करते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि सर मुझे टीए ज्वाइन करना है, सर आई एम वर्किंग ऑल्सो, फिर कोई कहता है मुझे आईएमए के थ्रू जाना है, एनडीए के थ्रू जाना है, हाउ डू आई प्रिपेयर. सो जब ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस, उत्सुकता बढ़ गई है अब यूथ में कि भाई आई वांट टू जॉइन, आई कैन जॉइन, आई कैन डू दिस. पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी कि पोस्ट ऑफिस में आपको 110 रुपए का फॉर्म मिलेगा सीडीएस का, दैट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और वो भी लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ज़्यादातर बच्चे भरते हैं, वो भी उनके लास्ट सेमेस्टर में, है ना. तो फिर मैं एक और चीज़ यूथ को अपील करना चाहूँगा कि अगर आप में इतनी आग और जुनून है कि मुझे फौज में जाना है, तो आप एफर्ट करिए कि आप खुद ऑनलाइन जाएं और पता करें. क्योंकि देखिए स्पून फीड तो मैं कर दूंगा, मैं बता दूंगा कैसे करना है, बट दैट एफर्ट, दैट फ्रॉम स्क्रैच आप खुद की मेहनत कर रहे हो और खुद ही अपनी रिसर्च कर रहे हो कि मैंने करना कैसे है, मैंने रास्ता कैसे बनाना है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. हेल्प करने के लिए तो हम सब बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है. कर्नल भारवान है, ठीक है, कर्नल कौशल हैं, ठीक है, आई एम देयर, देयर मेनी अदर, लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर इज देयर, ठीक है. तो ऑल वी वेटरन्स आर देयर टू हेल्प, कोई किसी ने मना नहीं किया है, ठीक है. डीवीएस सर हैं, ठीक है. सो एंड देन रुद्राशी सर हैं, ही इज इनटू एक्टिंग, बट एंड ऑफ द डे वी आर वेटरन्स फ्रेटर्निटी. तो हमें बताना है स्टूडेंट्स को कि यार ये रास्ता है, दिस इज द पाथ टू जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड सर्विंग द नेशन. एंड वी टेक लॉट ऑफ प्राइड जब फोन आता है ना, सर आई जॉइंड, सर मुझे ये पलटन मिली है, एंड आई गॉट इन्फेंट्री, और उसके बाद जैसे कि सर अब आई विल ट्राई फॉर स्पेशल फोर्सेस. कि हर एक चीज़ का प्रोसीजर होता है. Okay. अब बच्चों को ये होता है कि मरून बैरे देखा है तो स्पेशल फोर्सेस में जाना है तो डायरेक्ट हो जाएगा. नो, देयर इज अ सर्टन प्रोसीजर फॉर इट एंड देयर आर पैरामीटर्स. इसमें क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, क्यूआरस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, है ना. तो इन्फेंट्री के लिए सी इन्फेंट्री एंड एसएफ आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल परफॉर्मेंस, Okay. बट वंस यू आर इन एसएफ दैट इज अ लेवल अबव.
उसमें फिजिकल इतना डिमांडिंग है, एंड फिजिकल के साथ साथ योर मेंटल एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट अ टास्क एंड मिशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अगर आप 50 किलोमीटर अभी चल के आए हो रात को जंगलों से, और आपको कोई बोल दे कि यहाँ पे इनपुट आया और आपको अभी आगे और 20 किलोमीटर जाके एग्जीक्यूट करना है ऑपरेशन, तो दे आर रेडी, दे लाइक ठीक है यार, वी डोंट नीड रेस्ट, वी विल गो. तो ऐसे होता है. एज फार एज इन्फेंट्री इज कंसर्न, हमारे पास नफरी ज्यादा है. तो फर्क क्या होता है कि जब लड़ाई लगती है तो दुश्मन बिहाइंड एनिमी लाइंस, जो दुश्मन का जो पीछे वाला इलाका है, उसमें पैरा कमांडोज को एयर ड्रॉप किया जाता है. तो ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल फोर्सेस. एंड स्पेशल इसलिए क्योंकि दैट ट्रेनिंग इज वेरी टफ. फिर इनका सिलेक्शन रेशो इज वेरी वेरी लेस. ठीक है, इसमें रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो रिजेक्ट हुए हैं दे कुडंट डू इट, दे कुड डू इट, बट एंड ऑफ द डे देयर वाज समबडी बेटर देन देम परफॉर्मिंग. तो एक बार रिजेक्ट होकर चांस मिलता है दोबारा? यू कैन अगेन कम. मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक बार अगर क्लियर नहीं किया तो आप दूसरी बार नहीं अप्लाई कर सकते. लोग 3-3, 4-4 बार भी अप्लाई करके आए हैं, है ना. लाइक जो हमारे लेट मेजर मोहित शर्मा थे, तो शर्मा सर ने भी, इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही क्लियर्ड एंड ही केम, बट जो उनका माइंडसेट था, जो उन्होंने जिद पकड़ी थी कि नहीं मैंने आना ही एसएफ में है. तो इफ यू रीड अबाउट सर, तो उसमें बताया है कि सर का सेकंड या थर्ड प्रोबेशन में लास्ट लेग में ही क्लियर्ड इट. बट देखिए ना कि आपको पता है कि जो 90 दिन जो इट्स गोइंग टू बी हेल, आप एक बार उसे फेस कर चुके हो, एंड हंसते हंसते दे आर रेडी कि यार अब मैं दूसरी बार भी करूंगा और तीसरी बार भी करूंगा. तो ये एक वही होता है कि जैसे जब मैं यंगस्टर था ना फौज में, तो गलतियां होती हैं. तो जब एरर हो जाता था ना मेरे से या कुछ, तो मैं खुद ही जाके बोल देता था सर आई विल रन बीपीटी. अच्छा, हाँ, तो बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो उसके अंदर 5 किलोमीटर रन होता है, रोप्स होती हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, फिर 9 फीट डिच होता है. आई थिंक जो आप भागते हो वो भी प्लेन नहीं भागते, यू कैरी सम लोड. हाँ, वी कैरी बैटल लोड. लड़ाई उसी की है ना, लोड की है. विदाउट लोड तो एनीबॉडी कैन रन. तो ऐसे सब देखते थे, कहते थे यार इसके बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं. तो तूर को तो कोई डर है ही नहीं इसे तो किसी चीज का, और एरर भी हो रहे हैं इससे. तो ये कहते थे भाई ये बुक पकड़ो, बैठो, इसे पढ़ो और इसका बुक रिव्यू लिखो. अच्छा, तो आई वाज, हाँ, तो नहीं थकने के बाद, ऊपर से आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एंड ऑल. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा महाभारत बन गया था. एंड दे गॉट टू नो कि इसका वीक पॉइंट है किताब, इसे किताब पकड़ाओ, इसे बिठाओ, एंड तब इसका मतलब इसका भूत बनाएंगे. तो आई टू लिटरली, मैं अपने बाल खींचता रहता था बैठा ना, कि मैं यार मतलब 300 पेज की बुक मुझे रातों रात खत्म करनी है, ऊपर से नींद भी आ रही है, उससे भी लड़ाई करनी है. फिर थर्ड में आपने उसका पूरा जो संघर्ष है, द समरी, वो पूरा आपने समराइज करके लिखना है. ठीक है, और आपने बताना है फिर अपने सीईओ को अगले दिन प्रॉपर मार्च होके कि भाई सर बुक रिव्यू सेज दिस. एंड उसमें अगर एक बार भी सीईओ को लगा कि नहीं ये हवा में फेंक रहा है, इसने 3-4 चैप्टर ही उड़ा दिए, स्किप कर दिए, तो भाई नो, यू डू इट अगेन. तो डू इट अगेन में फिर और ज्यादा इट यूज्ड टू बी लाइक, आपको चैप्टर वाइज समरी लिखनी है. हाँ, विश टू पैराग्राफ वाइज, 10 चैप्टर्स तो 10 पैराग्राफ्स, एंड यू हैव टू राइट द समरी. तो देयर इज नो एस्केप. आप कहाँ जाओगे? मैं कहा पूरे बुक का है तो चलो ठीक है, बुक का तो फिर आप ऑनलाइन भी एक देख लो ना, तो एक जनरल वो आ जाता. नो, एक चैप्टर वाइज समरी लिख के दो कि व्हाट डिड दिस चैप्टर मीन, व्हाट डिड दिस चैप्टर से. तो वो फिर अवेलेबल नहीं होता था. एंड देखो, इट इज एंड ऑफ द डे टास्क कैसे एग्जीक्यूट किया. द स्मार्ट वे और द हार्ड वे, इट इज इररेलेवेंट. दे वांट रिजल्ट. तो फिर ऐसे फिर इट यूज्ड टू बी टफ. ऐसे लगता था किसी ने आंखों पे ना ईंटें रख दी हैं, ऐसे बंद हो गए, आते झपकियां आ रही होती थी. Who was like your toughest master, जिन्होंने आपको, जैसे उस्ताद, आप लोग उस्ताद बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा आपको किसने भगाया, पनिशमेंट ज्यादा दी? See, they are all serving right now at the moment, so I definitely can't take names. Okay. But हैं उस टाइम थे मेजर NC. Okay. तो सर को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. तो सर was very tough on us, and आ जाते थे रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे,
एंड फिर रगड़ा शुरू होता था एंड रगड़ा ख़त्म होता था 4 बजे एंड हमारा फॉलन हो जाता था टू गेट जो हमारा पीटी का जो परेड है एंड रिपोर्ट दैट यूज टू बी एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. तो 4 बजे छोड़ते थे पूरा रगड़ा लगने के बाद. मतलब ये यस्टरडे का कल का पूरा दिन निकल गया. फिर रात को रगड़ा शुरू होता था 10 बजे से लेके सुबह अगले दिन सुबह 4 बजे तक. एंड फिर 1 घंटे का तुम्हें रेस्ट मिला है. उसके अंदर यू जस्ट डू अप योर यूनिफॉर्म एवरीथिंग एंड देन यू गेट ऑन विद द डे. सो हमारी लड़ाई यूज टू बी बेसिकली कि द मोमेंट यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, लड़ाई वहाँ पे बॉडी की शुरू हो जाती है, क्या करना है. एंड फिर उस दौरान फिर खाना पीना भूख वूख इज सेट असाइड. तब एक ही चीज होती है, भाई मुझे नींद पूरी करनी है, बाकी मैं मीटर खींच लूंगा. सो स्लीप इज आई थिंक द मोस्ट क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ बॉडी टू रीसेट एंड स्टार्ट अफ्रेश. वो चैलेंज होता था कि वो हमें अवेलेबल नहीं होती थी, नींद नहीं अवेलेबल होती थी. सो एंड फिर उससे क्या होता है ना, योर चांसेस ऑफ एरर बिकम मोर. क्योंकि माइंड इज नॉट अलर्ट. या माइंड थोड़ा लेजी हो जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, है ना. एंड जैसे कि अगले दिन स्विमिंग होती है. स्विमिंग अच्छी होती थी बिकॉज स्विमिंग फिर हम रिलैक्स ही करते थे क्योंकि वैसे ही यू नो योर बॉडी इज नॉट दैट एक्टिव. बट देन जैसे वेपन ट्रेनिंग हो गया, ऑब्स्टिकल्स हो गया, सो यू हैव टू बी केयरफुल. जिम्मेदारी होती थी कि यार चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी. सो दैट यूज टू कीप पुशिंग योर माइंड कि नहीं यार ध्यान से ध्यान से ध्यान से. सो इवेंचुअली इससे क्या डेवलप होता है, आर मसल मेमोरी डेवलप्स. तो फिर हम स्ट्रेस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करने की आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज यू आर फेसिंग फियर एवरी डे. अब आप अगर रोज आपको डराता रहेगा तो फिर चौथे या 5वें दिन यू विल बी लाइक हाँ अब तो ये आएगा ये करेगा तो क्या है, ठीक है, बिग डील, कोई दिक्कत नहीं. तो वही मैं कहता हूँ कि कड़ा परिश्रम मीन्स फेस योर फियर्स, अपना हार्डवर्क डालो और मुश्किल वक्त को फेस करो. एंड यार इससे मैं तो यही कहता हूँ कि इससे बुरा क्या हो सकता है, या इससे भी डिफिकल्ट और क्या ही चीज होगी. सो यू कैन है ना प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस. और कब तक, आई मीन तुम्हारा बैड लक इतना भी अच्छा नहीं हो सकता कि बैड लक ही चलता रहे, है ना. तो टाइम तो चेंज होगा. हाँ, लाइफ इज लाइक अ कॉइन ऑफ 2 sides, है ना, हेड एंड टेल्स, वन इज गुड वन इज बैड. तो एंड देखिए हार्ट बीट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग. फ्लैट हो गई तो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ. सो वही है कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में एंड दैट अप्स एंड डाउन्स विल क्रिएट योर कैरेक्टर. एग्जैक्टली. ठीक है. सो दैट इज व्हाट शुड बी इन वंस माइंड. एंड आजकल मैंने देखा है डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं यूथ में. मतलब उन्होंने आज कुछ देख लिया तो दे विल डिसाइड यार मैंने यही करना है. 10 दिन बाद कुछ और देख लेंगे, बोलेंगे यार अब तो मैं यही करूंगा. और थर्ड में उन्होंने अब FPV पायलट्स और ड्रोन्स का है तो बोलेंगे यार मैं ये करूंगा. तो फिर यू नो स्थिरता नहीं है. थॉट्स हैव टू बी बैलेंस्ड, दे हैव टू मेलो डाउन, they have to be streamlined and focused like a laser. Right. अब पर वही है कि I don't know, probably the youth का setup ऐसा हो चुका है आज की तारीख में that they get bored with something very quick. ऑप्शंस बहुत सारे एवरी टाइम, लाइक सो मेनी ल्योरिंग थिंग्स आर अराउंड. तो कभी एक उनको अच्छा लगता है, कभी दूसरा. मतलब एक चीज पे आपको टिकना पड़ेगा और वो आई थिंक उसमें ज्यादा एफर्ट जाती है कि आप you are Focus. committed to your goal. Yes. वहाँ दिक्कत है ना, वहाँ पे दिक्कत है because see, it is a struggle. अब ट्रेनिंग भी करते हैं हम लोग तो therefore like एक साल लगातार, है ना, every day it's a very big physical challenge and mental obviously. क्योंकि फिजिकल होगा तो only the mentally strong will sustain. तो जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो पहली डायरेक्टिंग स्टाफ जो होता है ना, ट्रेनर जो हमारे ट्रेनिंग स्टाफ होता है, उन्हें बता दिया जाता है कि मुझे सबसे कमजोर कड़ी बाहर चाहिए. अच्छा. विद इन फर्स्ट 1 month ऑफ द इनिशियल फेज दे से हमें कमजोर कड़ी बाहर निकालो. बिकॉज एंड ऑफ द डे ये जो कमजोर कड़ी होती हैं दे सकम टू प्रेशर. तो कल की तारीख में खुदा ना खास्ता अगर वो प्रिजनर ऑफ वॉर हो भी जाता है, वो तो उसके 4-5 नाखून निकलवा के ही वो तो बात निकलवा लेंगे. तो मुद्दा ये है कि कब तक यू कैन एंड्योर द पेन, कब तक यू कैन एंड्योर द टॉर्चर, कब तक यू कैन
physically and mentally endure both. But it all starts with mental. क्योंकि जब तक आप mentally strong हो, your body will pull through. If you are not mentally strong, you will not make it. राइट, And ये लाइफ का भी प्रिंसिपल है. बिल्कुल राइट. सर, आपने जैसे अपनी ट्रेनिंग की बात करी, इतना ज़्यादा आपको टफ इन्वायरमेंट से स्ट्रेस डेली बेसिस पे मिलता है, 1 ईयर जैसे आपने बताया लगातार. तो आपकी जो सियाचिन की पोस्टिंग थी, वाज दैट योर फर्स्ट पोस्टिंग? Yeah. सो उसके मतलब ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद आपको मिला सियाचिन. Siachen, yes. सो यू थिंक कि ट्रेनिंग से आपको वो ट्रेनिंग से इजी लगा कि भाई चलो ठीक है, इतना तो हमने वैसे भी सर्वाइव कर दिया है, तो सियाचिन वुड बी नॉट दैट डिफिकल्ट, और यू फाउंड अनदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कि आपकी ट्रेनिंग की जो है उसमें कितनी आपको लगा कि हाँ उसकी वजह से कितनी इजी हुई आपकी सियाचिन पोस्टिंग? नेहा, मैं बताता हूँ, जैसे ही हम we get commissioned as officers ना, सारे we all are at the peak of our physical fitness. और वहाँ पे The ऐसे ही लोग epitome चाहिए. of physical fitness कि यार मैं यहाँ पे हूँ, राइट. है ना. तो एक कहावत है, people play games to remain fit, but squash is only played by fit people. So being a squash player and everything ना, मैं बड़ा बोस्ट करता था. Even badminton I used to play. So हालांकि यार ठीक है यार देख लेंगे and all. But I think it is because of the training that how difficult it was कि मैं मतलब almost 20,000 फीट पे मेरी बत्ती बंद हो गई थी. मैंने पहली चीज तो कभी इतना एडवर्स वेदर लाइफ में देखा ही नहीं. मैं पंजाब से हूँ, हाँ. तो वहाँ पे मॉडरेट वेदर रहता है ना, मतलब इन अ वे कि गर्मी भी ज्यादा और ठंड भी ज्यादा, पर इतना भी नहीं कि हाँ. आप माइनस टेम्परेचर में बैठे माइनस हो में तो ऑफ कोर्स. या बर्फ देख रहे हो. तो वहाँ पे पहली चीज तो मैंने फिर पहले बर्फ का एक्सपीरियंस किया. उसके बाद देन आई लर्नड कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने देखा, हम एक रूट पे जाते हैं, वहाँ पे क्रेवास है, वहाँ पे आज भी वहाँ पे पोर्टर्स, सोल्जर्स और शायद कुछ ऑफिसर्स की वहाँ पे बॉडी अभी भी है क्रेवास के अंदर. एंड नोबडी इज एबल टू रेस्क्यू देम, क्योंकि क्रेवास के अंदर इट गोज ऑलमोस्ट -80 से बियॉन्ड. एंड आप आधे घंटे से ज्यादा यू कांट सर्वाइव इन दैट क्रेवास. डिस्पाइट योर व्हाटएवर आपका जो आपके क्लोथिंग होती है, जो इक्विपमेंट होता है, Yeah, that is all उसके designed बावजूद for भी. -30, -40. एंड देयर इट इज -80. वहां पे तो -80, मतलब वो भी नहीं सर्वाइव करता. मैं इनफैक्ट बताता हूँ कि जो स्लीपिंग बैग होते हैं हमारे, वो गूज डाउन के होते हैं. ओके, तो गूज डाउन. गूज डाउन, गूज इज अ बर्ड. हाँ, तो हाँ. उसके जो फेदर्स होते हैं दे वेरी वार्म. ओके, ओके. ये सब जीरो टेम्परेचर्स में ये गूज आर द बर्ड्स व्हिच फ्लाई हाँ, हाँ, एंड लिव इन दीज एरियाज. ओके. तो इनके फेदर्स वाले जो स्लीपिंग बैग्स हो रहे हैं, इसके अंदर वी यूज्ड टू स्लीप. अब मानोगे नहीं, हॉट वाटर बॉटल उबलती हुई मैं अपने पैरों में लगाता था स्लीपिंग बैग के अंदर. इनफैक्ट ऑल वी सोल्जर्स यूज्ड टू डू इट एंड ऑफिसर्स. वो महज 35 या 40 मिनट बाद अपने आप ठंडी हो जाती थी इनसाइड द स्लीपिंग बैग. inside the sleeping bag, imagine. So eventually we had to fight the cold. एंड बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. आपके पास हैको होता है, हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडीमा. इसके अंदर Okay. योर ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है. द फ्लूइड इन द ब्रेन, यू नो, उसका टेम्परेचर्स इफ दे गो अप डाउन, देन योर ब्रेन एक्टिविटी इज इफेक्टेड. Then you have HAPO, high altitude pulmonary edema. Your lungs tend to swell because they're fighting for air. ठीक है. देन सेकेंडली जो कंडेंसेशन इफेक्ट नहीं होता कि है ना, पानी जम जाता है लंग्स में, बिकॉज यू ब्रीदिंग दैट माइनस टेम्परेचर वाली हवा. सो वंस इट एंटर्स योर लंग्स, तो उसे उसका टेम्परेचर वेरिएशन नहीं मतलब सेट हो पाता है बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड द माइनस टेम्परेचर्स. तो वो ज़्यादा इनहेल करने से भी, यू नो, ब्रीदिंग फ्रॉम द माउथ या है ना, बहुत ज़्यादा आप हवा ले रहे हो ठंडी, तो इट विल आपके लंग्स पैकअप कर जाते हैं. एंड वहाँ पे कोई इवैक्यूएशन वाला ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर तुरंत आ जाएगा, ले जाएगा. हाँ, मतलब हाउ अबाउट द मेडिकल इमरजेंसीज, अगर किसी को है तो? देखिए वहाँ पे ट्रेन्ड बंदे रहते हैं. हाँ. ठीक है. सो दे आर बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट, तो दे आर वेल ट्रेन्ड. पर देखिए इन ऑल्टीट्यूड्स में ना 50 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर तक देयर इज नोबडी.
इट इज जस्ट प्योर स्नो, रॉक्स एंड हाई विंड्स। ठीक है, कई बार तो ऐसे होता था कि मुझे फ़ोन करके पूछा जाता कि वहाँ मौसम कैसा है, तो ऐसे यहाँ पे तो बिल्कुल धूप आई हुई है, बल्कि बाहर भी नहीं निकला जा रहा, इतनी तीखी धूप है। मैं कहता तो आपके वहाँ पे कैसा है? कहते हमारे यहाँ बादल है और बादल नीचे है। मतलब पता नहीं बारिश कब आ जाए। सो इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है, बिकॉज देखिए 20,000 फुट पे तो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, हाँ है ना। 10,000 फुट पे तो पैरा ट्रूपर्स ओपन देयर पैराशूट्स टू लैंड ऑन द ग्राउंड। तो हम तो उसी ऑल्टीट्यूड पे थे जिस ऑल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। इमेजिन। तो आई जस्ट कैलकुलेटेड इट आई वाज एट अप्रोक्सीमेटली 19,800 फीट। तो मैंने उधर पूछा, मैं कहा उस्ताद माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? कहते साहब वो 28,000 कुछ फीट पे है। तो मैं कहा हम सिर्फ लगभग 8,000 फुट कुछ कम है ना माउंट। कहते हाँ साहब, हाँ। रास्ता ठीक ठाक होए तो पहुंच जाएंगे पहुंच माउंट जाएंगे। एवरेस्ट भी। तो हमारी पोस्ट से वी कुड सी माउंट केटू ऑल्सो। हाँ। हाँ, तो माउंट केटू मैंने देखा है एंड इट्स अ वेरी मैसिव माउंटेन विद अ वेरी बिग रॉक फेस। अच्छा। जो इंडिया को फेस कर रहा है हाँ। माउंट केटू, वो पूरा पथरीला वो है पार्ट, एंड इट इज वेरी बिग। मतलब आप ऐसे देखोगे ना तो बताओ पहाड़ियों में क्या होता है, एक रिज से आप दूसरी पहाड़ी पे देख रहे हो ना, तो जो भेड़ बकरी है ना वो इतनी छोटी छोटी डॉट्स दिखाई देती हैं। तो ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे ना पजल टाइप कुछ चल रहा है वहां पे। सो आपको ये भी एक कला है हाँ। कि टू ऑब्जर्व एंड टू लर्न माउंटेनियस एरिया में ना कि कैसे देखना है, क्योंकि जैसे स्नो लेपर्ड्स हैं अब वहां पे वीव सीन, वो ग्रेश वाइट है, वो कैमोफ्लाज हो जाते हैं ये रॉक्स और स्नो के तो बीच उनका में। भी डेंजर रहता होगा फिर वहां पे। हाँ तो हाँ, ये वहां पे थ्रेट है, बट देन दे आज तक हुआ नहीं है दैट देव अच्छा। अटैक्ड एनी ह्यूमन बीइंग। बट इट इज दिस इज नॉट इन सियाचिन, ये ले वाली साइड ज्यादा है, अच्छा। बिकॉज हमारे सियाचिन में देयर इज नो वाइल्ड लाइफ। वहां पे तो लाइफ ही बेसिकली हाँ, देयर है नोबडी, ही ना। देयर इज ओनली ट्रूप्स हु आर देयर। बाकी मैं कई बार बैठा बैठा सोचता रहता था कि यार कोई चूहा नहीं है, कोई मक्खी नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, कोई पंछी नहीं है। मैंने कहा यार ये कौन सी दुनिया में बैठे हैं, इट्स अनदर प्लैनेट ऑल टुगेदर। एंड एक्चुअली ऐसे है। हाँ वो मूवी है ना इंटरस्टेलर, हाँ। तो उसमें मैं एक वो सीन था ना जिसमें वो स्नो भी है एंड वो दो एस्ट्रोनॉट्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, है ना, कुछ उस टाइप का टेरेन था। बस पानी नहीं था वहां पे, बट बस स्नो ही स्नो था जहां तक नजर जा रही थी, और एग्जैक्टली। हवा थी। आपकी मैंने एक फोटोग्राफ देखी जिसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रखा है। हाँ, और वो वहाँ वेट लॉस इतनी हाइट पे वहां पे नेहा बताऊं क्या है कि जब आप 15,000 फुट क्रॉस कर लेते हो ना, ऑक्सीजन बहुत कम है, क्योंकि जितनी आप हाइट पे जाओगे उतनी हवा पतली हो जाती है, अच्छा। तो बॉडी को फाइट करना पड़ता है टू ब्रीथ। तो आप देखोगे कि आप लेह लद्दाख भी जाओगे ना इनिशियली पहले 1-2 दिन, तो आपकी सांस बहुत चढ़ जाएगी। तो उसे कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, आपको उसका आदी होना है उस एनवायरनमेंट का। तो तभी कहते हैं ना कि जो हाई ऑल्टीट्यूड में जो पहाड़ी हमारे पहाड़ी भाई बहन है, हाँ। वो बिल्कुल तकड़े हैं, वो और रनिंग में भी तकड़े हैं, क्योंकि उनके लंग्स इतने अच्छे डेवलप हो चुके हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द एफर्ट। राइट। जो जोर लगता है पहाड़ी चढ़ने में उतरने में, और हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ हवा पतली है, तो उनके लंग्स आर बाउंड टू बी स्ट्रांग। स्ट्रॉन्गर। तो उन्हें जब प्लेन्स में आते हैं और 100 मीटर की दौड़ लगाते हैं, वो तो एकदम रॉकेट की तरह जाते हैं। तो फर्क है, मतलब यस, जेनेटिकली यस देयर इज अ डिफरेंस। राइट। जैसे आप देखिए साउथ में सोल्जर्स आर लीन, उनका डीएनए स्ट्रक्चर ऐसा है, सो दे आर वेरी क्विक, वेरी फास्ट। ठीक है, देन यू कम अप नॉर्थ, तो यहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वी गाइज आर वेल बिल्ट, है ना, जो जैसे पहलवान नहीं होते, तो हमारे में बॉडी स्ट्रेंथ बहुत है। हाँ। ठीक है, बट वी आर नॉट दैट गुड इन आर बिलो द वेस्ट, जो हमारी टांगे हैं, वी आर जो लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन्स वगैरह हैं, उसमें नॉर्थ के इतने नहीं होंगे, उसमें पहाड़ी बंदे ज्यादा आगे होते हैं। ओके। तो फिर गढ़वाल और कुमाऊनी ट्रूप्स हो गए, गोरखा ट्रूप्स हो गए, दे आर वेरी गुड इन मैराथन, दौड़ लगाने में। फिर जंगल सर्वाइवल के लिए ईस्ट में जो है हमारे भाई बहन जितने भी नॉर्थ ईस्ट में, दे आर वेरी गुड इन जंगल वॉरफेयर सर्वाइवल। यस, तो हमारा फिर डेजर्ट हो गया। फिर डेजर्ट में जो राजस्थान के लड़के हैं, दे आर वेरी गुड इन
long distance travel and heavy load picking and everything. But जब स्विमिंग की बात आती है तो राजस्थान वाले लड़के ऐसे देखते हैं, साहब ये क्या करना है? मैं कहा ये नदी पार करनी है. कहते हैं अच्छा साहब ठीक है. तो ये थोड़े challenges हैं. So see these challenges are, जैसे साउथ के लड़के हैं, very good in swimming. Okay, वो कोस्टल एरिया बेस्ड है ना, coastal area तो वो based है. स्विमिंग ठक ऐसे पार कर जाते हैं. बाकी है ऐसे नहीं है कि वी कांट, वी डू, बट हमारा स्विमिंग इज आप ब्रिज पे खड़े होके जंप मार दिया, वो पानी का बहाव आपको रिवर के परली साइड ले जाएगा. भाई हमारी ये स्विमिंग हो गई. ठीक है, तो हमने तो ऐसे तैरना सीखा है. बट एक्चुअल में जैसे होता है ऑपरेशंस में, आपको आपके पास जैसे रोप भी होएगी, ठीक है, आपके पास कुछ आपका हथियार भी होगा. हथियार ही 4.5 kg का है. ठीक है, रोप अलग से कुछ kg की होगी. तो आप अपने वेट के अलावा ये भी वेट लेके जा रहे हो, फिर आपको रोप ऐसे लगानी पड़ती है. यू कैन, बिकॉज यू हैव टू कीप योर हैंड्स फ्री. राइट. फिर आपका वेपन भी पीछे है, देन यू हैव टू स्विम अक्रॉस. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. एंड ज्यादातर तो यही होता है कि हु इज द बेस्ट, उसे पुश करते, भाई तू जा तू पार करा दे बस. एक बार रस्सी लगा दे, हम बाकी सारे आ जाए. टीम वर्क. या सो इट इज मेनली टीम वर्क. तो हर एक कड़ी का एक मतलब है. कोई एक्सप्लोसिव्स में एक्सपर्ट होगा, कोई नेविगेशन में होएगा, कोई मेडिकल में होएगा, कोई ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस में होगा, है ना, तो कोई स्नाइपर होगा, है ना, कोई एक्सप्लोसिव्स में बहुत माहिर होगा. तो ऑल दीज फैक्टर्स मेक अ वन टीम विच इज अगेन एन इफेक्टिव टीम. और फिर ये टीम में फिर अलग से बांट होती है, दैट आई कांट टेल ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट वी आर ट्रेन्ड एंड स्पेशलाइज्ड इन आवर डोमेन्स. इन योर डोमेन्स. सो जैसे अभी सियाचिन की आप बात कर रहे हो, अब हम इतनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हमारे ट्रूप्स इतनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब हम पढ़ते भी हैं एज अ ले मैन के वहाँ पे कॉम्बैट से ज़्यादा, फायर फाइटिंग से ज़्यादा, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक, हाँ नेचर से लड़ाई ज़्यादा है और उसकी वजह से हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स, हमें क्यों ही ये करना पड़ रहा है? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ सियाचिन एंड ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेशन मेघदूत? जब हमने कैप्चर एक बार कर लिया था तो what happened कि हमें अभी अपनी परमानेंट पोस्ट्स लगा के ही रखनी पड़ रही हैं? See, I'll tell you, basically it's a tri-junction. वहाँ पे चाइना भी है, वहाँ पे पाकिस्तान का भी है काराकोरम रेंज, वहाँ इंडिया का भी है. सो इट बिकम्स अ ट्राई-जंक्शन, नंबर 1. नंबर 2, ग्लेशियर इज what I now, how the global warming is, I feel glaciers are temporary in a way because they're melting. ठीक है, जैसे वेनेजुएला में there was a glacier which is melted. वो before and after photos देखिए, it's totally gone. ठीक है, and so see with time temperatures will increase. I just hope that better sense prevails and we maintain the global temperature because glaciers are important. They are a source of water. तो क्या है कि सियाचिन is at a height. तो हाइट इतनी है कि मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली काफ़ी यू कुड से 70 किलोमीटर से कुछ विद इन पाकिस्तान आई कुड सी कि पहाड़ियाँ ही जो जा रही हैं ना वहाँ पे, आई कुड सी द फुल रेंज. तो वी आर एट अ डोमिनेटिंग पोजीशन, डोमिनेटिंग हाइट इन सियाचिन, नंबर 1. नंबर 2, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू गो टू अफगानिस्तान. ओके. सबसे नज़दीक अफगानिस्तान वहाँ से है. ओके. ठीक है, एंड देन वी हैव जैसे डिस्प्यूट्स तो हैं ही, जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री which which is illegally been occupied by the hostile western front neighbor. ठीक है, ये जो है POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, वो वेस्टर्न फ्रंट वो पूरा अपना है. ठीक है, तो देन अक्साई-चिन which पाकिस्तान ceded to China, and वही है कि फिर the eastern neighbor is also, I mean, should have been more diplomatically honest and upright by not accepting Aksai-Chin and saying no, it's part of India. So I will not get involved in a dispute. तो तुम दोनों का dispute है, मैं बीच में क्यों पढ़ूं? Exactly. But उन्होंने उनको भी leverage और lift दे दी कह के कि भाई मैं भी शामिल हो जाता हूँ. हाँ. So that also happened. So you see, both can't be trusted. Right. ऐसे सांप हैं कि सांप तो किसी का सका तो रहा नहीं, वो तो डसेगा तो सही.
हाँ. So वही है that we have to be alert, and with the modern warfare now coming into place after Azerbaijan, Armenia, then Hamas and the Israel Defense Forces के बीच जो लड़ाई चल रही है ना पैलेस्टाइन की, एंड दिस रशिया यूक्रेन वॉर, तो डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं. बहुत चेंज. वॉरफेयर इज बिकम टोटली डिफरेंट. वैसा नहीं रहा जैसे पहले सोचते थे कि है ना बेयनेट लेके चार्ज करते हुए पूरे बंदे जा रहे हैं, है ना, एक वेव में, एक फॉर्मेशन में, एंड फाइटिंग हैंड टू हैंड, फेस टू फेस. वो अब रहा ही नहीं. वो कन्वेंशनल वॉरफेयर इज, आई थिंक, डेज आर गॉन, एंड दे से द फ्यूचर वॉरफेयर. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा फ्यूचर हैज अराइव्ड. हाँ. दिस इज द टाइम फॉर AI एंड ड्रोन वॉरफेयर. एंड ये बहुत ही अनफॉरगिविंग है. ये किसी को नहीं बख्शेगा. चाहे आप किसी टनल में बैठे हो, आप कहीं अंडरग्राउंड बैठे हो, आप कहीं पेड़ में आड़ लेके बैठे हो कैमोफ्लाज होके, या डेजर्ट में हो, जंगल में हो, कहीं पे भी हो. पहली चीज तो जो टेक्नोलॉजी ऑफ लेंसेज इतनी अपग्रेड हो चुकी है कि आपके पास इंफ्रारेड है, थर्मल लेंसेज आ गए हैं. ठीक है, इंफ्रारेड लेंसेज आ चुके हैं, लेजर बेस्ड लेंसेज आ चुके हैं जो आपका रेंज भी फाइंड कर सकते हैं इमीडिएटली कि आप कितने किलोमीटर पे बैठे हो, कितने मीटर पे बैठे हो, एंड ऑन द स्पॉट बंदा अपने राइफल पे वही रेंज लगा के विल टेक अ हिट. ओके, वो लेंसेज आप अपने वेपन पे फिट कर सकते हो. हाँ, वेपन पे उसके अंदर प्रॉपर रीडिंग आती है कि इतने मीटर पे है, देन यू एडजस्ट योर डिस्टेंस का आप रेंजिंग करके आप अपने हथियार को फायरिंग में शामिल करिए और दुश्मन को मारिए. सो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है. इनफैक्ट इट इज़ बिकम सो एडवांस दैट आफ्टर एवरी 2 months और विद इन अ मंथ देयर इज सम न्यू इम्प्रोवाइजेशन विच इज कमिंग, स्पेशली इन ड्रोन्स. अभी आपने देखा वीडियो जिसके अंदर वाइट फोस्फोरस और आग लगाने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो ड्रोन लिटरली वो ट्रेंच में फेंक रहा है. Drones also can now actually perform these functions. जो I see drone as a air support. As an air support. I don't need a fighter jet or MiG or Rafale at the moment. अच्छा. I need. They can very well do the. हाँ. Okay. वो भाई एयर से तो हमला कर रहा है, एयर से ही वो तो डिप्लॉय कर रहा है एमुनिशन. एयर से ही तो वो जो फ्लेमेबल एलिमेंट है वो गिरा रहा है वो ट्रेंचेस में, ताकि वहां पे आग लग जाए और बाहर निकले लोग. वहीं से वो स्मोक और टीयर गैस फेंक रहा है. रोबोटिक म्यूल्स आ गए हैं. अंडरग्राउंड टनल या कुछ रोबोटिक म्यूल के ऊपर हथियार माउंट करके अंदर भेज दो. अच्छा. वो आपको इमेज और सब कुछ लाइव फीड देता रहेगा. कंट्रोलर है, जैसे उसे लगा अच्छा टेररिस्ट है अंदर और हॉस्टेजेस नहीं है, वो सीधा बटन दबाएगा, वो गन फायर करने लग जाएगी. दे आर वेरी मच फंक्शनिंग. दे आर फंक्शनल. सो एंड हमारी आर्मी अभी इनका यूज ऑलरेडी It is in use. It is in use. एक होता है ना हम ट्रायल कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो देखने ट्रायल का टाइम जा चुका. They are already in place in practice and they have been deployed at various levels. तो ये है कि basically India is ready. We are ready. It's not that see देखिए Silicon Valley 90% Indian origin brains के साथ चल रही है. Exactly. It is the Indian mind which is running the DARPA project, the Defense Analysis and Research जो wing है US का. So that is mainly being run by the Indian software techies. And फिर इंडिया में there is no dearth of hackers, IT professionals, software coders, है ना, एंड लैंग्वेज प्रोग्रामर्स, हैकर्स, है ना. एंड मोर ओवर देखिए ड्रोन तो कोई भी बना देगा. किसी के पास भी 3D प्रिंटिंग मशीन है या कुछ भी मटेरियल अवेलेबल है, एनीवन कैन डू दैट. आप यूट्यूब या आप डार्क वेब से आप डिजाइंस ले लीजिए एंड देन यू कैन मेक योर ओन. बट सबसे बड़ा क्रिटिकलिटी क्या है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द ड्रोन? इज इट सॉफ्टवेयर? अब सॉफ्टवेयर इज मेन. अब वो हर एक कंट्री के पास तो एक्सपर्टीज है नहीं सॉफ्टवेयर का. एग्जैक्टली. If Taiwan is good in semiconductors, India is getting an upper hand in software.
एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर ही है ना जो सब कुछ चलाएगी. सपोजिंग यू हैव अ कार, आपके पास गाड़ी है, गाड़ी की कीमत 70 लाख है, सब कुछ है, फीचर्स ये वो, एवरीथिंग टनाटन वेरी गुड. बट एक ECM करके वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मैकेनिज्म ECM. उसके अंदर अगर मॉइस्चर भी आ गया ना, थोड़ा सा नमी या ह्यूमस आ गई, तुम्हारी गाड़ी रुक जाएगी. जहां मर्जी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, योर व्हीकल विल स्टॉल, इट विल स्टॉप. ठीक है, उसके सेंसर्स अलग अलग वार्निंग्स देने लग जाएंगे. द व्हीकल विल गो हेवायर एंड यू विल हैव टू स्टॉप एंड यू विल हैव टू कॉल कि भाई एक पिकअप ट्रक भेजो, फ्लैट बेड, मैं अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर भेज रहा हूँ. It's like the brain of the vehicle is gone. हाँ. So end of the day there is no point na having such a good body whereas your brain is not working. So अब criticality of any drone is the software, कि वो कितना encrypted है, कितना protected है. उसमें firewall features ऐसे होने चाहिए कि you cannot penetrate into its system. Once it उसमें डोमिनेशन आ गया ना, आई थिंक आपके ड्रोन को कोई भी टच नहीं कर सकता. चाहे कोई भी रेडार सिस्टम ले आइए या कुछ भी एंटी ड्रोन सिस्टम ले आओ, इफ द सॉफ्टवेयर इज सॉलिड, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन व्हिच कैन टच और चैलेंज दैट पर्टिकुलर ड्रोन. So we have such kind of software today. Can we safely say that we are at par with the world with that? I would say we are much ahead. We are much ahead. I'm just glad that things are not out in the open. They're still secretive and nobody talks about it. Nobody is aware about it. And I am glad it is like that. And that is the thing, that secrecy is the main forte in today's times. Totally. हाँ, जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, I never come down to discussing tactical terms और military tactics वगैरह, चाहे जो मर्जी बातें कर लो आप. But that is one thing which I will never disclose because that is our brainchild. Exactly. And that has to be respected and bread and butter protected. also. तो ऐसे one has to be responsible when they come on air to tell the people कि भाई हमने चलो ऑपरेशन किए, पर कैसे किए इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, पर ये इतना बताऊंगा कि हाँ, उनके 10 में से मतलब 8 बंदे हमने ठोके, 2 ब्लेड टू डेथ आफ्टर दे है ना ट्राई टू गेट बैक, है ना, जिसमें कि उनकी बॉडी बाद में मिली. तो ये सारी डिटेल्स यस वन कैन टेल. बट हाँ, आप कौन सा वेपन यूज कर रहे थे, आप किस दिशा से और कैसे गए, क्यों गए, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे थे, आई नेवर डिस्कस, आई नेवर टेल. Right. और बताना भी नहीं चाहिए. In fact, I'm sure that our veteran fraternity is very responsible and we don't discuss such things in depth. Right. In detail तो हम जाते नहीं purposely. Yeah, only so much of information that the citizens can feel confident that कि भैया हाँ, इतना हम कर रहे हैं, इतनी प्रोग्रेस वो कर रहे हैं. Of course details, of course it's it is there but मैं इतना ही बताना चाहूंगा. अब जैसे अग्निवीर है, ठीक है ना, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, मैंने भी किया था एक टाइम पे. आई वाज आल्सो लाइक कि अग्निवीर स्कीम इज नॉट दैट गुड एंड इट्स इनइफेक्टिव वगैरह. बट जब मैंने इंटरेक्शन किया है ना विद फ्यू सीनियर ऑफिसर्स ऑफ वेरियस यूनिट्स, है ना, ऑफ बोथ SF ऑल्सो, इन्फेंट्री ऑल्सो, एंड मैंने बातचीत की, तो व्हाट आई लर्नड एंड गॉट अ फीडबैक इज दैट दे आर हैप्पी दैट वी हैव अ वेरी यंग फाइटिंग फोर्स, readily available. Number 1. Number 2, अग्निवीर जो आ रहे हैं दे आर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट तो नहीं, मतलब दे कई ग्रेजुएट्स, काफी ग्रेजुएट्स ज्यादा है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं. सेकेंडली उन्हें अब जैसे मोबाइल है, दे नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल्स, टेक सेवी है, नॉलेज पूरी है. तो ऐसे बोले, एक टाइम था ना जब कहते थे यार कंप्यूटर पे बैठ के ना तुम वर्ड या PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के दे दो. इट वाज लाइक अ बिग टास्क. मतलब इनिशियली तो है ना एंड ऑफ 90s या अर्ली 2000 में मतलब 2-2 दिन लगते थे एक प्रेजेंटेशन तैयार करने में यार. बैकग्राउंड ये लेआउट होगा, है ना, एंड एवरीथिंग, ये फॉन्ट होगा, है ना, दिस विल बी द कलर कॉम्बिनेशन.
तो बहुत इट यूज्ड टू बी अ नाइटमेयर. हम्म. नाउ फॉर टुडेज यंगस्टर्स इट्स लाइक दिस कि ये लो सर, मैंने एआई टूल से मैंने पावर बीआई करके ऐप है, उसमें सर मैंने एनालिसिस चार्ट भी बना दिया है एंड बार ग्राफ भी है, पाई डायग्राम भी है. आप बताइए आपको और क्या डेटा चाहिए, आई विल गिव यू द एनालिसिस मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज, कैसा चाहिए. मतलब ऐसे दे आर नाउ सेइंग कि व्हाट डू यू वांट, टेल अस. हाँ. सो एक ये चीज फायदे वाली है, ठीक है. दूसरा यंग हैं सारे, फाइटिंग फोर्स इज गुड, ठीक है. एंड देखिए, जब आप देश को सर्व करने के लिए आते हो ना, तो आप एक वो नहीं, यू आर नॉट बार्गेनिंग, है ना. सब्जी मंडी तो है नहीं ना कि आप बोल दो नहीं ये भाव नहीं ठीक, ये इतने भाव में ये दे दो. इट इज नॉट लाइक दैट. इट्स अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी आए अपनी मर्जी से आए हैं. अब कोई तीसरा सिविलियन बोले नहीं जी नौकरी नहीं है, मजबूरी में आए हैं, मैंने कहा यार किसी ने कनपट्टी पे पिस्तौल थोड़ा ना रख के बोला है जाओ सर्व करो. और नहीं करना मान तो फिर डोंट गो एट ऑल. पर एक बार आप सर्व कर रहे हो, देन यू हैव टू गो. इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू. तो एक बार आप फौज में आ गए तो फिर फौज के रूल के मुताबिक ही चलना पड़ेगा. फिर आप अपने मन से नहीं कहोगे कि यार मैंने 4-5 महीने नौकरी कर ली, मन नहीं लग रहा तो मैं जा रहा हूँ. हाँ. है ना. वही सब्जी मंडी वाला हिसाब है कि इट्स नॉट अ सब्जी मंडी यार, इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, अ सीरियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनली अपराइट, वेरी कॉम्पिटेंट. और यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, कोई चीज हल्के में नहीं चल रही है यहाँ पे. राइट. क्योंकि आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं हथियारों में, एक्सप्लोसिव्स में, है ना. टेक्निकल नॉलेज भी मिल रही है, ठीक है. एंड आप वेपन सिस्टम्स के बारे में जान रहे हो, तो ये सारी चीजें, मिलिट्री टैक्टिक्स के बारे में भी जान रहे हो, वॉरफेयर के बारे में पढ़ रहे हो. तो ये सब चीजें मुफ्त में थोड़ा ना पढ़ाई जाएंगी, और कहीं और पढ़ाई भी नहीं जाएंगी. मतलब इट्स हाँ, ओनली दिस दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन which can teach हाँ, you. और तो कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये लोग अपनी स्किल्स और अपनी जितना भी अपना टेक्निकल नो हाउ वो सब लेके आ रहे हैं, एंड दे आर इन अ सेट. आई वुड से कि उसके लिए तो मोटिवेशन लेवल की कमी नहीं है, नॉलेज की वो सब नहीं. बट आर वी लाइक एज अ कंट्री, गवर्नमेंट्स, हम लोग उनको पे वेल कर रहे हैं? मतलब उनके हम उनके नहीं, मैं फैमिली का बताता हूँ, फ्यूचर का ध्यान रख जहाँ पाएंगे? तक पे वेल की बात है ना, हाँ. लाइक सी व्हेन माय ग्रेट ग्रैंडफादर, माय फादर, है ना, इन सब की तनख्वाहें अब उनके जमाने के मुताबिक ठीक थी. राइट. इनके इस जमाने के मुताबिक तनख्वाहें ठीक हैं. अब तुम 19-20 साल वाले लड़के को 1 लाख की तनख्वाह थोड़ा ना दोगे. हाँ. फिर स्ट्रगल का मतलब खत्म हो जाएगा ना जिंदगी में. फिर तो सारी रिलैक्स करेंगे, है ना. तो इफ यू से दैट यू नो परिश्रम से यू गेट सक्सेस, सो इट इज विद टाइम दैट दे वर्क हार्ड, they clear their promotional exams, they clear their physical tests on time, है ना, and they go as per the rule book of the army, as per the SOPs laid down. I think there is nobody who can stop them from progress. They will get the promotion also. promotion के साथ तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, सहूलियतें भी मिलेंगी, and पर आपको प्रोफेशनली अपराइट रहना है. प्रोफेशनली you have to remain fit and fighting fit. Right. You should know what your task is, you should know what your weapon profiling is, you should know what is the capability of your weapon systems. तभी आप ग्राउंड में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ना. अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पास एक राइफल है जिसकी रेंज ही 400 मीटर है और मैं बातें कर रहा हूँ 1500 मीटर के बारे में. तो दैट इज इलॉजिकल. Totally. तो जो आपका वेपन प्रोफाइलिंग है, आप उसके अकॉर्डिंगली उस दायरे के अंदर क्या क्या मिलिट्री टैक्टिक्स होने, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट. अगर आप उसी में परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो फिर आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस अपने सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्जांपल दूं, अगर आपकी बिजनेस है, अगर आपके टीम में से कोई बंदा रिपीटेडली परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो विल यू अग्री कि यार तू रह मेरे पास एंड यू आर एन एसेट टू माय ऑर्गेनाइजेशन? नहीं ना. No. वो बोझ बन जाएगा ना एक किस्म से. तो बोझ कोई नहीं पालना चाहेगा. Right. तो बिकॉज देखिए, इट इज अ सीरियस प्रोफेशन है ये. इट इज प्योरली बिजनेस, मतलब कि इन द सेंस इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता कि हाँ चल भाई तूने आज गलती कर दी, कल मतलब परफॉर्म बेटर. इट इज नॉट लाइक दैट. You perform to the best today, you survive. You don't, you go back. There is somebody better or equivalent to you ready to perform. Right. तो ये है. तो लोगों ने काफी हवा बना के रखा है अग्निवीर का ना, इलॉजिकली.
Okay. ठीक है। एंड फिर देखिए पुराना रिक्रूटिंग सिस्टम में क्या था कि आपकी लो मेडिकल कैटेगरी इतनी हो गई थी कि जिनकी 10 साल से ऊपर सर्विस है, इंजरीज तो टाइम के साथ होती हैं, इट इज अनअवॉइडेबल। पर आप देखिए ना कि जहाँ पे फाइटिंग फोर्स में सब फिट होने चाहिए कि आपका हेल्दी रेशो रहे टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी, उसमें आपके आधे तो मेडिकल कैटेगरी हुए पड़े हैं एंड हु आर जेन्युइन केसेस कि साहब मेरे स्लिप डिस्क हो गई है, मेरी गर्दन फ्रैक्चर हो गई थी, मेरा जॉइंट यहाँ से खराब हो चुका है ना, माई नी कैप इज मिसिंग, है ना, माई एंकल इज बीन फ्रैक्चर्ड, आई कांट रन और डू रूट मार्चेस, है ना, किसी का हिप में प्रॉब्लम है ना, स्लिप डिस्क, ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बैग उठाओ 30 kg का और चलो 50 किलोमीटर, देखी जाएगी, ये मारना थोड़ा ना है। बट दैट इज व्हाट कि उनका एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो गया था कि जब एक्चुअल में देखा जाए ना तो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस वाज बीइंग इफेक्टेड। दैट इज व्हाई अग्निवीर इज बीइंग ब्रॉट इन। तो लोग जो ज्ञान पेलते हैं ना चैनल्स पे आके कि अग्निवीर ये है वो है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी नीड्स अ यंग फाइटिंग फोर्स विच इज टेक्निकली वेरी साउंड। आज की तारीख में किसी भी अग्निवीर को बोल दो भाई तू FPV ड्रोन उड़ा लेगा, बोलेगा हाँ साहब अभी उड़ा लूंगा। He'll wear the goggles, he'll fly it, कामकाजी वाला जो बॉम्ब के साथ मतलब लोडेड है, Okay. that they can fly and put it into the enemy vehicle like this. हमें तो दिमाग वाले भी चाहिए ना अब। दिमाग वाले चाहिए। पहले सिर्फ फिजिकल ज्यादा था, दिमाग वाले सिर्फ इंस्ट्रक्टर बनते थे, अब तो वी वांट एवरीवन विद ब्रेन्स ना। टेक्नोलॉजी से तो आपको अडेप्ट होना ही पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, खासकर जो पॉलिटिकल लेवल पे जो लोग शोर मचा रहे हैं अग्निवीर को लेके, आई एम श्योर कि मैसेज मेरा काफी अच्छे से कन्वे हो चुका है कि अग्निवीर इज अ एसेट एंड इट इज नॉट अ लायबिलिटी। और जहां तक कॉम्पनसेशन, छुट्टी एंड अगर मार्टियर हो गया तो क्या स्टेटस एंड एवरीथिंग, मैं इतना ही बोलूंगा कि प्लीज डोंट टेल द फोर्सेस हाउ टू डू देयर वर्क, ठीक है। So please don't teach your pop how to. I'm sure you can interpret it well. So it is best कि जो लोग जिस काम के लिए चुने गए हैं, जिस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनका जो प्रोफेशन है, हम उन्हें उनका काम करने दें। और जहाँ तक हमारा पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक इट इज़ बेस्ट कि हम अपने ओपिनियन को इनटू एक्शन प्रकट उसे लाए, है ना। एंड बातें सभी कर लेते हैं एक अच्छे से एसी रूम के अंदर बैठ के, है ना, पंखा भी चल रहा है ना, जूस और ड्रिंक्स अवेलेबल है, खाना बढ़िया अवेलेबल है ना, आप कैलोरीज जरूरत से ज्यादा इनटेक कर रहे हो, है ना, और कोई परिश्रम नहीं है। इट इज इजी टू गिव ज्ञान पेलने में किसी का कोई कुछ कैलोरी लॉस नहीं होता है। उसे एग्जीक्यूट करना, है ना, लीड बाय एग्जाम्पल करना, दैट इज व्हाट टेक्स एन एफर्ट। कमिटमेंट होगी तो आप अपने टास्क को एक शुरुआत दोगे, एक स्टार्ट दोगे, और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने टास्क को कंप्लीट करोगे। सो ट्रू सर। आप अभी हम FPV ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर, हम उसकी बात कर रहे हैं। न्यू वेपन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हाउ डू यू सी द स्कोप ऑफ द ट्रेडिशनल वेपन्स एंड आप गन्स, आर्मर, टैंक्स, इन सब का रोल कैसे देखते हैं अब? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड, सर्विंग इन द मिलिट्री इज मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यहाँ पे तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता ना। तो पहली चीज तो मैं 2010 में आई स्टार्टेड विद माय ट्रेनिंग। 2014 में फर्स्ट वेपन दैट वी गॉट वाज अ 9mm SMG सब मशीन गन, स्विस आर्मी वाली। ओके। उसके बाद फिर वी स्टार्टेड गेटिंग मोर AK-47s। उसके बाद वी स्टार्टेड गेटिंग ज्यादा से ज्यादा टेवॉर, देन नेगेव LMG। मतलब ये सारी जो वेपन प्रोफाइल है ना, जो अच्छे वेपन्स आने लग गए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरे पास अगर अच्छा हथियार है, मैं 2 बार भी नहीं सोचूंगा कि यार मैं फायर कर रहा हूँ तो बीच में रुक गया तो क्या होगा, ये ख्याल ही नहीं आता है। मेरे पास अच्छा हथियार है तो मेरा एक ही मुद्दा रहेगा,
एक गोली एक दुश्मन, एंड ऑफ स्टोरी। उसके बाद अगला टारगेट दूसरा, एक गोली एक दुश्मन। अब इसके अंदर अगर आप वेपन फायर करी जा रहे हो, बीच में उसमें रोके आ रही हैं, ये वो, ऐसे आते थे। हाँ आते थे। मतलब सी मेंटेनेंस, देखिए वो गाड़ी आप क्यों खरीदोगे शोरूम से जिसका हर 10 दिन में आपने मेंटेनेंस ही करते रहना है। राइट। आप इंजन को ही साफ सफाइयाँ करते रहोगे, है ना, उसी की बार बार चेक करते रहोगे, फ्लूइड चेंज करते रहोगे, उसमें फिर देयर इज नो पॉइंट ना। यू वांट अ व्हीकल विच इज ड्यूरेबल, कि मैं इसे पहाड़ में भी ले जाऊं, रेगिस्तान में ले जाऊं, कोस्टल एरिया में ले जाऊं, पूरा नॉर्थ से साउथ कश्मीर टू कन्याकुमारी घुमा के वापस ले आऊं, मेरी 2 सर्विस चाहिए अकॉर्डिंग टू द किलोमीटर्स, एंड आई एम हैप्पी कि मेरा बजट में भी काम हो रहा है एंड मेरा आउटपुट भी है। राइट। यहाँ पे आउटपुट में डाउट आ जाता है। आई मीन सी, आई एम नॉट डाउटिंग, सी इंसाज इज अ वेरी ब्यूटीफुल वेपन। मैं आई हैव वन कॉम्पिटिशंस, फायरिंग कॉम्पिटिशन विद दैट वेपन। अच्छा। 400 मीटर तक इतना सटीक है कि अगर आपने हेडशॉट लेना है ना तो सर पे ही गोली लगेगी। बट द आयरनी इज दैट यू विल नेवर गेट अ डिसेंट टारगेट इन वॉरफेयर। ये तो आप स्टैटिक जितनी मर्जी गोलियां चला लो, जितना मर्जी फन्ने खा बन जाओ फायरिंग रेंज पे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, मेरा निशाना ये है, दैट डजंट काउंट। मुद्दा ये, ऑपरेशन में जब बंदा आया तो तुमने उसे ठोका या नहीं ठोका, हाँ। डिड यू किल दैट पर्सन और नॉट, इज व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली। तो एंड ये जो टारगेट होते हैं टेररिस्ट वगैरह, ये आड़ भी लेते हैं, हाँ, मतलब ये they're छुपते भी moving, हैं, राइट। ये जानबूझ के ऐसे भागेंगे ताकि आप इनका पीछा करने लग जाओ। वो जो ट्रैप होता है, जो हमें ट्रेनिंग के टाइम बोलते हैं कि अच्छा। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा एक बार पता लग गया, पूरा कंफर्म हो गया कौन है, वो 3 महीने से ऊपर नहीं जाता, 90 दिन। बट आई वुड लाइक टू अगेन कम टू वन टॉपिक, ये मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस करना चाहूंगा, एंड प्लीज पैन इन द कैमरा इफ यू कैन व्हेन आई स्पीक, कि जैसे IC-814 है। अब आप बताइए कि IC-814 के जितने भी विक्टिम्स थे, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, पर आई फील कि इफ यू आर अ पेट्रियोटिक इंडियन यू शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर द नेशन। उल्टा इन्हीं विक्टिम्स ने प्रेशर डाला कि आप टेररिस्ट से बात करो। अब ये माइंडसेट के साथ अगर इंडियन सिटीजन ऐसे है, ये इंडियन फोर्सेस के मोराल को हैम्पर करता है। जो जवान शहीद हो रहे, अफसर शहीद हो रहे, उनका क्या फिर? राइट। वो फ्री में थोड़ा ना गए हैं कहीं, उनके सैक्रिफाइस का क्या फिर? उनके लिए तो आपने ना 1 रुपया कंट्रीब्यूट किया है, ना आप किसी का नाम जानते हो, ना आपने किसी वीर नारी के पास जाके अपना शोक प्रकट किया है। तो ऐसे नहीं होता ना। इजराइल को देख लीजिए, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर द नेशन। आप देख लीजिए उनकी आर्मी 7 समुंदर पार 1967 में जाके वो युगांडा से अपने 102 यात्री भी लेके आए वापस, ऑपरेशन थंडरबोल्ट में। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉनथन नेतन्याहू, जो आज के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके सके भाई थे, बड़े भाई, उन्होंने ऑपरेशन लीड किया था और रेस्क्यू किए थे 106 पैसेंजर्स एनटीबी में, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा जज्बा, जोश और जुनून होना चाहिए। दिस इज पेट्रियोटिज्म, कि अगर कोई तुम्हें बोले कि आई विल किल यू फॉर योर नेशन, यू शुड बी विलिंग एंड सेइंग यस, आई एम रेडी टू गिव माई लाइफ फॉर द नेशन। यहाँ पे तो बिल्कुल वो सब्जी मंडी खोल ली थी वहां पे। तो जब जसवंत सिंह जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, सब्जी मंडी खोल ली थी वहां पे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे। एंड उसी दौरान जब स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा सर की वाइफ आई और बताया कि जवान भी इतने शहीद हुए, अफसर भी शहीद हुए, उनका क्या? ये बेशर्मों की तरह निकल गए वहां से। सेल्फिश एटीट्यूड नहीं चलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 नहीं देखा ना? हर एक घर पे बम गिरे थे, तब अकल आई थी कि एक सिपाही और एक अफसर की इज्जत क्या होती है। यूरोप चले जाओ,
इंग्लैंड चले जाओ, रशिया चले जाओ, इटली चले जाओ, जहां मर्जी जौन से भी देश हैं, चाहे जर्मनी हो, जितने भी हैं, सबको अपने आर्मी वालों पे फक्र है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी इज्जत होती है, देश की इज्जत होती है। प्रेयर से पहले सोल्जर के मेमोरियल पे रीथलिंग होती है पहले, कि पहले शहीदों को हम अपनी सलामी अर्पित करते हैं, और उसके बाद हम चर्च जाएंगे या अपने गुरुद्वारे या मंदिर जाएंगे, ठीक है, मस्जिद जाएंगे, और उसके बाद फिर वी विल टॉक डिप्लोमेसी। पहले शहीदों को सलाम कीजिए। आई एम वेरी एंग्री बिकॉज IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑप पवन, इतने शहीद हुए, आज तक उनका जिक्र नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ने ऐसे धकेला था इन्हें वॉर जोन में, मतलब रातों रात 50-50, 60-60 कैजुअलिटीज हो रही थी। ना उनके पास मैप था, ना इंटेलिजेंस थी, और दे वर मैसेकेर्ड, दे वर मार्टियर्ड। उनका मुझे बताओ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के सोल्जर्स का मेमोरियल कहां पे है आज की तारीख में? तुम सब बातें करते हो पेट्रियोटिज्म, कंट्री, मेरी आर्मी, कहां है? वेयर इज ऑल दिस? बातों से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू प्रोजेक्ट इट, यू हैव टू कन्वे द मैसेज। आई गिव माई सल्यूट टू all the martyrs of Indian peacekeeping force who went to Sri Lanka in Op Pavan. My salute to the para regiment which went to Maldives in Op Cactus. They are the ones who are supposed to be given recognition. है ही नहीं, बातें ही बातें हैं। ऑनलाइन कैमरा क्या मिल गया, गोप्रो क्या मिल गया, आप अपनी रिकॉर्डिंग करके कुछ भी डालते रहोगे। टॉक अबाउट मैटर्स विच हैव सिग्निफिकेंस। आप वो मुद्दे लीजिए जिनका कोई महत्व है, जिनका कुछ आगे फ्यूचर है, कोई मीनिंग है। आप मीनिंगलेस तरीके से ये नहीं बोल सकते आई एम पेट्रियोटिक, मतलब आई एम पेट्रियोटिक। कल की तारीख में खुदा ना खास्ता अगर दुश्मन ने आपको पकड़ लिया, आर यू रेडी टू गिव अप योर लाइफ फॉर योर नेशन? दैट इज वेयर योर पेट्रियोटिज्म विल काउंट। आज की तारीख में अगर मेरे पे कष्ट आ जाए या मेरी फैमिली पे कष्ट आ जाए, फॉर द नेशन वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस आवर लाइव्स। इसमें मेरे 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं, एक 7 साल का है, एक 4 साल का है। आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई फैमिली फॉर द नेशन, एंड आई मीन इट व्हाट आई से, एंड आई से व्हाट आई मीन। मैं यहां टाइम पास नहीं करने आया हूं। वी वेटरन्स कम सिर्फ ये बताने के लिए क्या क्या मुश्किलें हम झेल रहे हैं, या हम झेल के अब सिविल सोसाइटी में आए हैं। I am not demanding anything. I am making you all aware कि be sensible, select a मुद्दा which has a meaning to it. Please give it a thought. आप बातें कर रहे हैं आज के जनरेशन के ऑफिसर्स की। I want you to give your regard and get more and more stories out regarding Indian peacekeeping force in Op Pavan, जो श्रीलंका में हुआ था। So what if any political party had sent them? They went to do the duty for the nation. और आज की तारीख में कोई भी कंट्री वर्ल्ड पावर नहीं बना है till the time they have not served the world beyond their borders. आप इंडिया में ही बैठे बैठे बोल रहे हो कि हम वर्ल्ड पावर बनना चाहेंगे। ये किस भ्रम में हम? We have to send our military forces for peacekeeping missions. We have to involve our military forces to interact with our friendly foreign countries. तभी तो बोलेंगे हाँ इंडियंस आर डिपेंडेबल, दे आर गुड। आज की तारीख में तभी बात की जा रही है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन टुडे that it is only Modi ji who can get a peace deal brokered between Ukraine and Russia. क्योंकि वेस्ट एंड ईस्ट आर डिवाइडेड ऑन द इशू, बट इट इज ओनली इंडिया जो बोल रहा है कि यार लड़ाई मत करो, शांत होके बैठ जाओ सारे। जान का नुकसान हुआ है, पीपल हैव लॉस्ट देयर फैमिलीज, उनका नुकसान हुआ है और किसी का नुकसान नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, वापस बना लोगे। कुछ हद तक आपका हेल्थ गया, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लोगे।
पर अगर आपका कैरेक्टर ही खराब है, अगर आप पीस की बात करके लड़ाई करना चाहते हो, फिर तो आपका कैरेक्टर ही डाउट में, इंटीग्रिटी नहीं है. तो देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड एज अ वर्ल्ड पावर. आई एम सॉरी, मैं जज्बातों में No, मैं sir, that ज्यादा was- आई गॉट लॉस्ट, No, no, totally. बट इट वाज अ बर्स्ट आउट विच वाज मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा है. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पॉडकास्ट चैनल्स, जितने भी यंगस्टर्स एंड यूथ हु आर देयर, please make it a point to invite Indian peacekeeping force veterans. They are aging, they are old. We need to know their side of the story. We need to know what the Indian Vietnam was like. It was a sheer massacre by sending these young forefathers and ancestors of ours on a foreign soil to maintain peace, but we were betrayed by the country जिसने खुद बोला था कि प्लीज भेजो पीस कीपिंग के लिए, और उन्होंने हमारी मिलिट्री के खिलाफ ऑपरेशंस करने लग गए थे. I don't want to take names because this podcast is going to go everywhere internationally, is going to be witnessed by many people around, but please call the Indian peacekeeping force veterans, officers and jawans, hear their side of the story. It is very important. So that was very much passionate, I would say, and that was very effective also. And I think बहुत enlightening भी था. लोगों को पता चलेगा. मतलब हम लोग बहुत superficially patriotism की बात करते हैं, but that is in depth. That is very much in depth. जो हम देख रहे हैं, that is just tip of the iceberg. There's so much more. Patriotism भी क्या? हाँ, Tell me. हाँ, As an individual, हाँ. tell me which Veer Nari have you met? You as in, I'm telling generically. कि आप कौन सी वीर नारी को मिले हो अपने इलाके में, आप कौन से मार्टिर ऑफिसर के घर गए हो, आपके पार्क में कौन सा ऐसा कोई स्मारक या कुछ है जहाँ पे आप एटलीस्ट कैंडल लाइट करने जाते हो फॉर द मार्टियर्स ऑन 15th अगस्त और 26th जनवरी, है ना? ऐसा कौन सा ऑर्फन बच्चा है हु इज द किड ऑफ अ मार्टियर whom you have contributed in terms of their education or for them getting a job? आपने उनके घर जाके आपने कभी पूछा है, कभी ख्याल किया है कि उनकी हालत क्या है? क्या उन्हें नौकरी भी मिल रही है? डू दे हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम? बातें पेलने से कुछ नहीं होगा. प्लीज, आई एम टेलिंग यू अगेन, बाय शाउटिंग आई एम पेट्रियोटिक डज नॉट काउंट. योर एक्शंस काउंट इफ यू आर पेट्रियोटिक. मैं कहता हूं आप एक अच्छा कर्म ही कर दो, दैट इज गुड इनफ. बट प्लीज मेक इट अ पॉइंट to go to the martyrs of the forces. मैं ये नहीं कह रहा हूं आर्मी, एनी फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आप इन शहीदों के घर एज अ गुडविल जेस्चर के तौर पे चले जाइए. मैं लिख के देने को तैयार हूं. इवन इफ यू ऑफर मॉनेटरी असिस्टेंस आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, दे विल डिनाई इट कि हमें नहीं चाहिए. ये इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं. Major Tour is giving you the guarantee. But yes, you take interest in, grooming their kids, है ना? उन्हें आप किसी अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी में अगर आप स्कॉलरशिप पे रखें, है ना, उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन्स करवाएं, दाखिला करवाइए, है ना? एज अ सोसाइटी यू कंट्रीब्यूट टू दीज फैमिलीज. मैं तो अभी वही IC-814 की जो सीरीज आई थी, आई वॉज वेरी अपॉल्ड. मेरे पुराने घाव दोबारा ताज़े हो गए कि यार, आई मीन उस टाइम पे भी आई वॉज आर्ग्यूइंग विद माई फादर कि पापा दे शुड एक्चुअली नॉट नेगोशिएट विद द टेररिस्ट्स. अब वही मसूद अजहर को छोड़ने के बाद पुलवामा हुआ और रोज बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं. अब IC-814 की सारी फैमिलियां कहाँ गई?